डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, आखिरी में क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या करा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 है ना, वो इनकी क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन ज्यादातर सभी क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना, मतलब इनकी एक नहीं रहती है, कई सारी होती है ना, इसीलिए फिर वो वैलेंसी के कंसेप्ट को हटा के ऑक्सीडेशन स्टेट लाई गई, है ना, क्योंकि वैलेंसी को मान लिया जाता है कि वो फिक्स होती है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो कैसे रहता है कि जैसे इधर से हम देखें तो मिडिल ऑफ द सीरीज तक क्या होती है, हाँ, बढ़ती जाती है, और फिर उसके बाद क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना। तो स्कैंडियम तो मोस्टली यही शो करता है ना, +3 ही करता है। हाँ ये करा, तो थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर ना, हाँ इनकी सिर्फ सिंगल ही रहती है, +2 ही रहती है, और बाकी सब क्या करते हैं, कई सारी करते हैं। और यहाँ हाँ, क्रोमियम तक, वो मैग्नीज तक तो क्या होता है, इसके ग्रुप नंबर तक हाँ बढ़ती चली जाती है, कितना, +2 +3 +4 +5 +6 और +7। तो जो 3D सीरीज होती है ना, उसमें ये हाईएस्ट होती है ना, मैग्नीज की क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब जैसे आयरन होता है वो कॉमनली तो +2 और +3 ही करता है, लेकिन इसकी +6 का भी जैसे रेयरली जो है वो +6 और +4 के भी मिलते हैं कंपाउंड। ऐसे एक आध दो ऐसे हैं जो +1 में भी, हाँ ये एक नोट कर लो, जैसे FeH2O5NO, ये जो है, ये कंपाउंड देखो, ये हमको प्रैक्टिकल जो करते हैं ना, तो ब्राउन रिंग टेस्ट होती है, तो उस ब्राउन रिंग टेस्ट में ये बनता है, और इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो ये एक है ना, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है। इसको अलग से इसे नोट कर लो, ये हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड इज ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना। तो एक तो ये कंपाउंड होता है, वो इसमें देखो दोनों की, NO की भी +1 होती है और Fe की भी +1 होती है, दोनों की क्या होती है, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें ऐसा होता है, ये बहुत ही रेयर होता है कि Fe+1 करे। इवन हम देखो यहाँ तक कि उसको लिख भी नहीं रहे +1, ठीक है, हम सिर्फ +1 इसमें 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर की ही लेते हैं, है ना, हाँ ये प्लस, हाँ वो एक मतलब एक्सेप्शन नहीं है, मगर इन सब के उसमें यूनिकनेस है ना, उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है ऐसा, हाँ करता है ना वो, हाँ मतलब बट बहुत ही रेयरली, जैसे ये भी +5 तक कभी कभी कर देते हैं। देखो इसको लिख के ऐसे 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 लगा लेना है ना, कि ये जो है ये रेयरेस्ट कंडीशंस है ना, दीज आर द रेयरेस्ट कंडीशन, ठीक है, ठीक है। तो वो जो लास्ट उसमें हमने टेबल बनाई ना, उसमें एक दो ये और ऐड कर लेना, ऐसे एक दो ये और ऐड कर लेना, बट ये है कि ये सब क्या है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं होती है शो, है ना, ऐसी है स्टेबल यही वाली है ना। इनमें भी जैसे Mn है तो +2 और +7 इसकी ज्यादा स्टेबल होती है। Cr की कौन सी स्टेबल होती है, ये वाली +3 वाली, है ना, ये ऐसा लगाया, ये अनस्टेबल के लिए लगाया हुआ है ना, ठीक है। और ये है ना इनके हाईली स्टेबल वाला है, ये जो है ये बॉक्स में जो है ये हाईली स्टेबल, ठीक है। तो विशेषकर हमको Cr और Mn का है ना पता होना चाहिए, इन दोनों की ये क्या होती है, ज्यादा स्टेबल। अब इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो कर ही थे, है ना, कि वाई कॉपर शो +1, है ना, वो भी करा था, ठीक है। तो क्योंकि कॉपर में क्या हो जाता है 4s1 रहता है,
है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से क्या होता है, 3d10 होता है, और 3d10 क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉपर में क्या हो जाता है ये, क्योंकि कॉपर का 3d10 4s1, इसलिए ऐसा इसमें क्या होता है, शो होता है। फिर कॉपर के नीचे जो Ag रहता है वो भी ये शो करता है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो 3D में सिर्फ कॉपर करता है। फिर कॉपर में एक वो भी क्वेश्चन लिखा था कि वाई +2 इज मोर स्टेबल देन +1 इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक्वस में क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। क्या रीजन लिखा था इसका, हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या हो जाता है, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, कि उसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक, तो देखो ये कुछ लिखे थे। फिर लास्ट में हम क्या कर रहे थे इसमें कि वो कर रहे डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें कौन कौन से लिखे थे, एक तो वो लिखा था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, +1 मतलब 1 यूनिट का होता है, और पी ब्लॉक में किसका होता है, 2 यूनिट्स का होता है। ठीक है, एक तो ये लिखा था। फिर हाँ, एक और कौन सा लिखा था कि हाँ, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कई सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं, लेकिन उनमें नहीं बनते। हाँ, अब एक और लिख लो, बस ये लास्ट और लिख लो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो होगा वो कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, हाँ, ऐसा लिख लो कि डिफरेंस फ्रॉम पी ब्लॉक, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक में जैसे अब यहाँ, जैसे ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम, फिर इसके नीचे एक आता है मॉलिब्लेडेनम, और इसके नीचे आता है टंगस्टन। तो इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है ना। तो ये +6 की जो स्टेबिलिटी है, ये डाउन द ग्रुप इसमें क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जबकि पी ब्लॉक में उल्टा होता है। पी ब्लॉक में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है ना। उसको, उसका रीजन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, या ये जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसका असर होता है। मतलब जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन +4 है ना, सिलिकॉन +4 है ना, जर्मेनियम +4 है, टिन +4 है, और लेड +4 है ना, जैसे ये सब। ठीक है, तो पी ब्लॉक में क्या होगा कि जैसे ये डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको जैसे है ना, जैसे ग्रुप 14 है, तो C+4 जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा Si+4, Si+4 ज्यादा स्टेबल होगा G+4, ये ज्यादा स्टेबल होगा Sn+4, सबसे कम स्टेबल होगा Pp। और डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन तक बढ़ रही है, और इसमें क्या होती है, कम। इन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है उसी का कंटिन्यू। इन डी ब्लॉक एलिमेंट stability of higher oxidation state increases downward. Stability of higher oxidation state increases down the group. तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये फॉर एग्जाम्पल ये CR+6 less stable than MO+6, less stable than W+। जैसे क्रिकेट में ये एग्जाम्पल, तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये तीनों दे देंगे और बोलेंगे कौन सा सबसे कम स्टेबल है या कौन सा ज्यादा स्टेबल। But in P block element, but in P block element, stability of higher oxidation state decreases down the line. वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अभी हम ये कॉम्पिटेटिव लिए पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक, तो उसमें इसका रीजन भी करेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द लाइन, इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसको भी डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ हाँ,
हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई कुछ चेंज आएगा? हाँ सर, अपडेट है। हाँ, तो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। इसका रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसको देखो अलग से हम पी ब्लॉक अभी करेंगे ही, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि वो क्या होता है। लास्ट ईयर भी था ना, उसमें था लास्ट ईयर पी ब्लॉक जो था इसी क्वेश्चन में था, वाई Pb+4 इज लेस स्टेबल देन Sn+4। इसका आंसर यही था, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो, अब इनर्ट पेयर देखो, एस इनका क्या होता है, ऐसे होते हैं NS2 NP, जैसे अब इसमें हो गया तो NP2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ग्रुप 14 का, ठीक है। तो ये जो S के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन से अपने आप को रोकते हैं। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब वो इनर्ट पेयर जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका रीजन क्या होता है, वही जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, इसके पहले क्या होते हैं, एफ के एलिमेंट्स होते हैं, डी के होते हैं, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होने से इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इसको हम पी ब्लॉक का करेंगे ही, तो उसमें अच्छे से और करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है ना, फर्क ये पड़ता है कि अब Cr+6 क्या है, कम स्टेबल है, तो ये जल्दी कन्वर्ट होगा किसी और में। मतलब ये Cr+6 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जल्दी कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू W+6, है ना, होगा ना, क्योंकि ये कम स्टेबल है इसलिए जल्दी कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किससे, इनसे, नीचे वालों से। और यहां उल्टा होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा ऊपर वालों से, ठीक है। तो हाँ, तो ऐसा ऐसा भी नीचे एक लाइन और ऐसे लिख लो, है ना, कि ड्यू, हाँ, बिकॉज ऑफ दिस ना, बिकॉज ऑफ दिस दिस मतलब ये जो ऊपर हमने ये सब लिखा है जो, है ना, बिकॉज ऑफ दिस Cr+6 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन MO+6 एंड W+6, है ना, इन दोनों से ज्यादा अच्छा है, मतलब इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होते जा रहा है ना, उल्टा है, ऐसे होते जा रहा है, ठीक है। और यहां उल्टा होगा, है ना, इन पी ब्लॉक, है ना, Pb+4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn+4, मतलब सभी में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नीचे वाला ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। हमेशा देखो ये ध्यान रखना कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम होता है उसमें, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो ये और इलेक्ट्रॉन लूज तो कर ही नहीं सकता, है ना, मतलब किसी और को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन ही कर सकते, और गेन करेंगे तो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, जैसे Mn+7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। हर एक की जो हायर होती है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले काम करती है। लोअर वाला एक बार फिर भी रिड्यूसिंग हो सकता है, क्योंकि लोअर वाला जैसे +2 है तो ये इलेक्ट्रॉन दे के +7 में भी चेंज हो सकता है, ये +3 है तो इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकते, है ना, ये हमेशा क्या रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे कम वाली हमेशा क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ऐसे ये लगभग ये होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। और जैसे ये बीच वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बीच की, अब जैसे +3 है ना, तो ये +2 में भी चेंज हो सकती है और +7 तक भी हो सकती है, तो मतलब ये वाली क्या हो सकती है, दोनों तरह से चेंज हो सकती है, मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन भी शो कर सकती है ना, मतलब इनका रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो डिसप्रपोर्शनेशन, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिसप्रपोर्शनेशन, है ना। अब उसमें ऐसे आ जाएगा Mn, है ना, +3 Mn+7, है ना, Mn+2, है ना, इस टाइप से आया, तो इसमें कौन सा आंसर लगाएंगे हम, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये इसमें भी चेंज हो सकता है और इसमें भी, ये कभी भी इससे ज्यादा वाले में चेंज हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें, है ना, डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो,
ठीक है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को छोड़ के बाकियों में डिसप्रपोर्शनेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक ध्यान रखना, इसमें भी वैसे हो सकता है क्योंकि ये एमएन में भी चेंज हो सकता है और एमएन में 0 होती है, तो ये वाला भी शो कर सकता है ना। तो जिनसे कम या ज्यादा होती हैं वो शो कर सकते हैं, है ना, और जो सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट कभी भी शो नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में -3 से लेके +5 तक सब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो -3 और +5 ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे, लेकिन इसके बीच वाली जो है वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इनमें क्या है, देखो इनमें क्या है, सबसे लोएस्ट इनकी क्या है, 0 है ना, क्योंकि इनकी खुद की 0 होती है। जब एलिमेंटल स्टेट में होते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, तो इसलिए शो हो सकती है ये लोअर वाली भी, है ना, क्योंकि वो 0 में भी चेंज हो सकता है और हायर में भी हो सकता है। जैसे कॉपर है, हमने करा था ना, कॉपर +1 को यदि हम काय में डालते हैं, वाटर में, तो कॉपर +2 बनता है और कॉपर बनता है, तो ये क्या हो गया, +1 से +2 और +1 से 0, तो ये क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। तो जिसमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसमें उसकी लोअर भी कर सकती है सर, है ना, लेकिन जिनमें नेगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी, तो उसमें लोएस्ट और हाईएस्ट ये दोनों नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा होगी तो 0 इधर ही आएगा वो, है ना, लेकिन इसमें क्या है, 0 इधर आ सकता है और बाकी का इधर आ सकता है, ठीक है। हाँ, +2 वाला भी हो सकता है, मतलब इसमें ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आए समझ में आया ना, देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है। तो ये भले एक लाइन लिख लो कि एनी एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, एनी एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ वही हो, है ना, और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाई हुई है उसने, है ना, खुद के साथ भले ही बनाई हुई, बाकी किसी और के साथ नहीं बनाई हुई, ठीक है। शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, उसमें उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, ठीक है। जैसे ये कॉपर, इसकी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना, सिर्फ अकेला Mn, इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। या जैसे N2, तो N2 में N की क्या हो गई, 0 हो गई। O2, इसमें O की क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो जब अपने एलिमेंटल स्टेट में ही जब वो हो तो उनकी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो बस अब लोएस्ट और हाईएस्ट वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेंगे, बीच के कर सकते, ठीक है। तो इस बेसिस पर इनके आंसर्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो इतना चीजें थी ना, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। कुछ हमने लास्ट क्लास में करा था, कुछ ये अभी करा। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना। ये भी ध्यान रखना है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में Fe की +1 होती है, ठीक है। लेकिन देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, विच एलिमेंट इन 3D सीरीज शोज +1, तो उसमें Fe नहीं लगाना है, उसमें कॉपर लगाना है ना, उसमें Fe को नहीं करना है। ये रेयर वाली बात है ना, एक्सेप्शनल चीज है कि इसमें Fe की +1 होती है, ठीक है। हाँ, अब हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंपाउंड था ना ब्राउन रिंग टेस्ट, हाँ, ब्राउन रिंग टेस्ट में यही कंपाउंड बनता है, ये वाला बनता है, हाँ, ये बनता है और इसका कलर होता है ब्राउन, है ना, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन। और ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि नाइट्रेट की उसकी टेस्ट में होता है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो क्या होते हैं, मेनली हम ऐसे 2 कैटेगरी करते हैं, ऐसे तो और भी होती हैं, है ना, लेकिन ऐसे 5 कैटेगरी में होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन हम मेनली 2 कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, है ना, और एक होते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है, पैरा एंड डायमैग्नेटिक। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या होते हैं, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, बहुत स्ट्रांग नहीं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इनको ले जाओ तो ये वीकली रिपेल होते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच आर वीकली अट्रैक्टेड,
इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये वीकली क्या फिजिक्स का है पूरा। हाँ मतलब देखो, पैरामैग्नेटिज्म चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में ना, चीज तो एक ही है, ठीक है। द वीकली रिपेल, अभी हम एक चैप्टर हमने वो पढ़ा था ना सॉलिड स्टेट, वो अब बोर्ड में नहीं आ रहा है, उसमें ये प्रॉपर्टीज को भी करा हुआ, उसमें इसमें 5 टाइप की बताई हुई, ठीक है ना। तो अब कौन से सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इनमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इनमें सभी क्या होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, है ना, सिर्फ पेयर्ड ही होंगे, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड भी होंगे और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। इसमें एक भी हो सकता है, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड होगा तो भी वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। वैसे और भी होते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और उनसे ही क्या बनते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, है ना। जैसे ये सब है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे एक जीडी होता है, CrO2, है ना, कंपाउंड्स भी होते हैं ऐसे, ये सब फेरोमैग्नेटिक होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। और इनसे ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, होते हैं ना, आयरन देखो सबसे कॉमन एग्जांपल है उसका। और इनको जैसे आयरन को बहुत देर तक उससे मैग्नेट के साथ रख दो तो खुद भी क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में उसको करो तो वो उससे बन जाते हैं। तो ये परमानेंट भी बन सके, बाकी सब क्या बनते हैं, टेम्परेरी बनते हैं। कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो वो भी टेम्परेरीली उसमें भी मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है ना, ठीक है। वो डोमेन्स वगैरह पढ़े होंगे, ऐसे पढ़ा ना फिजिक्स में, डोमेन्स, है ना, कि उसके अंदर बहुत सारे टाइनी मैग्नेट बन जाते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे अलाउंड वो बन जाते हैं, ठीक है। तो फेरो में क्या हो जाते हैं कि सभी एक जैसे अलाइंड हो जाते हैं, इसीलिए उनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हमें तो खैर ये दोनों करना है, पेरा और डायमैग्नेटिक, ठीक है। और इसमें बस हमको क्या करना है कि पेरा मैग्नेटिक में हमें कभी कभी क्या पूछते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। ये वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करते हैं हम। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसको, इसका फॉर्मूला ध्यान है किसी को, हाँ, √n इंटू n+2, ये bm क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन, है ना, √n इंटू n+2, एंड n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऐसे निकालने आते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑनली फॉर्मूला, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसिडर करा हुआ है ना, बाकी के उसको नहीं करा हुआ है ना, इसको बोलते हैं स्पिन ऑनली फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि bm बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव बाय स्पिन ऑनली फॉर्मूला। देखो ये लिखा आता है उसमें स्पिन ऑनली फॉर्मूला, जबकि उसका कुछ वो नहीं है, फॉर्मूला यही हमको करना है ना, ठीक है। तो स्पिन ऑनली फॉर्मूला बोलते हैं इसको, स्पिन ऑनली, ठीक है। तो क्या होगा Fe2 पॉजिटिव का, हाँ कितने होंगे, Fe का क्या होता है 26 एटॉमिक नंबर, है ना। तो क्या, हाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Fe का, 3d6 4s2 होगा, और Fe2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। तो 3d6 में कितने अनपेयर्ड होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और एक पेयर हो जाएगा, मतलब कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे,
ठीक है, तो बस 4 इसमें रख दो, है ना, कितना आ जाएगा, √24 आ जाएगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा उसका। ठीक है, देखो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हो रहा है नेट में गड़बड़ी, बहुत सारे बच्चे मतलब लॉग इन होता है बाहर, वो हो जाते हैं बार बार कुछ शायद गड़बड़ी हो रही। हाँ, तो देखो क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा, है ना, उससे मतलब उतना ही आएगा। तो कभी भी उल्टा पूछे क्वेश्चन, है ना, कि इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव इज 5.7, है ना, फाइंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा, है ना, मतलब करके भी निकाल सकते हैं मगर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें डेसिमल के पहले जो भी डिजिट है वही क्या हो जाते हैं, उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे हम ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट देके फिर पूछ लें कि वो कितना पॉजिटिव, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, जैसे जैसे मान लो ऐसा बोला, इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ आयरन इन ए कंपाउंड, हाँ चाहो तो लिख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन, है ना, ऑफ आयरन Fe, हाँ Fe का कोई आयन से, है ना, एन आयन ऑफ Fe, ठीक है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट है ना 5.76 bm, 5.76 bm, find its oxidation state, find its oxidation state। उल्टा थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, और उसके साथ हमको ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, 5.76 हाँ नहीं देखो वो तो मैंने बता ही दिया है कि ये 5 ही आ जाएगा अनपेड, है ना, तो वो तो करना ही नहीं, है ना, कि उसको तो हमको सॉल्व ही नहीं करना। ये एग्जाम में आए तो कर देना, स्कूल एग्जाम में, बाकी ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 5 आ गया, अब इसका मतलब इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब एक और क्या हो जाए, ये आयोनाइज हो जाए, है ना, तब होंगे 5। इसका मतलब Fe कितने में आ जाए, +3 में आ जाए, है ना, क्योंकि +2 में इतने ही रहेंगे, है ना, तो +3 में आ जाए। ठीक है, तब हो जाएंगे उसमें 5 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे +1 में भी हो सकते थे, लेकिन वो +1 फिर ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि Fe +1 बहुत रेयर करता है, क्योंकि +1 में भी इससे एक जाएगा तो भी 5 हो जाएंगे, 4 इसके और एक उसका, है ना, लेकिन +1 क्या होता है, रेयरेस्ट शो करता है, इसलिए उस ऑप्शन में होगा ही नहीं फिर वो +1। यदि होगा तो दोनों आंसर आएंगे, है ना, मोर देन 1 में भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, दोनों केस में ये हो सकता है। ठीक है, तो बस ऐसे हमको करना है, कोई का भी आ जाए इस ढंग से करना है। ठीक, तो ऐसे मतलब उल्टा आंसर उसको देख लेना है। तो ये क्या हो गई हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पर इसमें यही पूछेंगे कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, है ना, या फिर उल्टा, है ना, कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इससे ज्यादा वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर अब कलर ऑफ द आयंस, ना, कलर ऑफ द आयंस। ठीक है, तो ये हमने उसमें भी करा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, है ना, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों लगभग सिमिलर ही चीज है। हाँ, CFT से ही प्रूव हो, मतलब कलर जो होता है ये इन आयंस का, डी ब्लॉक वालों का हम CFT से ही बताते हैं। ठीक है, तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन या कलर ऑफ आयंस, है ना, या कंपाउंड, दोनों में एक ही बात है। तो इट इज बिकॉज ऑफ, तो आंसर इसमें ये CFT लिखने की जगह DD ट्रांजिशन लिखना हमेशा,
इट इज बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। थ्योरी बोला है तो हाँ, थ्योरी बोला है तो CFT है ना, कि बाय विच थ्योरी कलर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल आयंस आर एक्सप्लेन्ड, तो वो क्या लिखेंगे, CFT। लेकिन यदि ये पूछा है कि क्यों होता है कलर, तो आंसर क्या लिखना है, डी डी ट्रांजिशन। क्योंकि ये कलर इसलिए होता है, क्यों होता है, जैसे उसमें होते हैं ना, जैसे मान लो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो उसमें ऐसे 2 में ब्रेक हो जाते हैं, T2G और EG, ऐसे में ब्रेक हो जाते हैं। तो अब मान लो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या सभी में मान लो भरे हुए भी हैं, तो क्या होता है, ये इसके बराबर की जो ये एनर्जी गैप होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा है। तो ये एनर्जी गैप क्या होती है, ज्यादातर में कम होती है, मतलब वो विजिबल जो लाइट होती है उसके अंदर ही आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये क्या करते हैं, यहां से इसको लेके एक्साइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें पहुंच गया, ठीक है, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अब इसने उसमें जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करा होगा, जिस भी एनर्जी की, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आंखों पे आएगा, और वो हमको कलर दिखने लग जाए, है ना। जैसे इसने रेड साइड की करी है लाइट एब्जॉर्ब, तो हमको वायलेट साइड का कोई कलर दिखेगा, ठीक है। वायलेट एंड की करी है, अल्ट्रा वायलेट की करी है, तो रेड एंड साइड में दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब हायर एनर्जी की करिए तो लोअर एनर्जी में दिखेगा कलर, लोअर की करिए तो हायर में करेगा, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये पॉसिबल कब नहीं है, देखो ये कब पॉसिबल नहीं है, या तो ये क्या हो जाए, पूरे के पूरे 10 हो जाए, है ना, आपके पूरे पेयर्ड हो, मतलब ऐसे 10 हो गए, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब ये जा ही नहीं सकता ना नीचे से ऊपर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, पूरे पेयर्ड हो गए, मतलब क्या हो गया, D10 हो गया। तो या तो D10 हो जाए, और या फिर क्या हो जाए, D0 हो जाए। तो ये 2 केस में एक भी नहीं है, या सभी भरे हैं, इस केस में डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये हमेशा क्या होंगे, कलरलेस होंगे। कुछ एक्सेप्शन है, वो अभी हम लिखते हैं 2-4 एक्सेप्शन, बाकी ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, है ना, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, है ना। ऐसे एक लाइन ये भी लिख लो, द लाइट विच दे एब्जॉर्ब, द लाइट विच दे एब्जॉर्ब कॉमा करके लिखो, इट्स कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट लाइट। वैसे ये सेंटेंस थोड़ा सा वैसा बन गया है ना, इसको ऐसा लिखना चाहिए कि द कलर ऑफ द कंपाउंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट लाइट विच दे एब्जॉर्ब, है ना, ऐसा लिखना चाहिए। लेकिन अब आप समझ जाना, है ना, कि उसको स्कूल में मतलब एग्जाम में वैसा बना के लिखना है ना, वो थोड़ा, हाँ, इट्स कलर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एब्जॉर्ब्ड लाइट, है ना, ये वैसा है ना, कि जो डी डी ट्रांजिशन के लिए जो लाइट एब्जॉर्ब करिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसका, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसा करना, ठीक है। तो देखो ये, हाँ, फिर अब इसके नीचे लिखो, D0 एंड D10 आर कलरलेस ना, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको पूछा ये क्वेश्चन, देखो ये कलर वाला क्वेश्चन, ये एडवांस, मेंस, स्कूल सब एग्जाम से पूछते हैं, है ना, मतलब हर तरह से आता है ना, हर एक उसमें। एडवांस में ज्यादातर ये मोर देन 1 में आता है, और ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलरलेस या विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड, है ना। तो उसमें 4 कंपाउंड देंगे, उनमें से हो सकता है 2-3 आंसर हो फिर हमारे, ठीक है, उसमें ऐसे पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो, जैसे हमको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, उसमें जैसे हमको दे दिया ये SCCl3, है ना, एक ये दे दिया, फिर हमको देखो एक दे देंगे KMNO4, ऐसा भी देंगे जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल होते हैं, है ना, वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो जैसे मान लो हमको ये दिया SCCl3, अब इसका पता करना है कि ये कलर्ड होगा कि नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम Hc की क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Hc की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इसमें HCCl+3 आ जाएगी, क्योंकि Cl की -1 होती है, तो Hc क्या हो गया, +3। तो Hc+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्कैंडियम का, हाँ,
इसमें क्या हो जाएगा, स्कैंडियम का क्या होता है 3d1 4s2, तो Sc+3 का क्या हो जाएगा 3d0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कलरलेस। देखो ये आंसर आ गया हमारा कलरलेस। ठीक है, ऐसे ही CuCl आ जाता, तो ये Cu+1 है, Cu+1 क्या होता है D10 होता, तो इसलिए वो भी क्या हो जाता है कलरलेस हो जाता है ना। कोई में Ti+4 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा है ना, क्योंकि Ti+4 भी क्या हो जाएगा D0 हो जाएगा। ठीक है, TiCl4 या ऐसे, तो देखो ये सब क्या हो गए कलरलेस हो गए है ना। तो ये पता करने का एक तरीका है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन जो एक्सेप्शन होते हैं वो जरूर हमको अलग से याद होना चाहिए है ना, कि जिसमें D0 या D10 होते हुए भी क्या होता है वो कलर्ड होते हैं है ना, वो क्या होते हैं कलर्ड होते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो ये लिख लिया CuCl ScCl3 Ti+4 Zn के देखो ऑलमोस्ट सब कंपाउंड कलरलेस होते हैं, क्योंकि Zn+2 में बनाता है और Zn+2 भी D10 होता है ना, तो ZnO ये सब कलरलेस कलर्ड हो जाता है कभी कभी, वो डिफेक्ट वगैरह के कारण होता है। ठीक है, उसका अलग रीजन है। तो ये होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन लिखो इसमें, एक्सेप्शन ये ज्यादा जरूरी है याद होना, ये वाले बाकी का तो सब इससे निकल आएगा D0 D10 से है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन में एक लिखो KMnO4। KMnO4 का क्या होता है ये तो सबने देखा ही है, पर्पल ऐसा बोलते हैं उसको, पर्पल वैसे वायलेट होता है बहुत डार्क, मतलब देखा जाए तो ब्लैक जैसा ही हो जाता है, इतना डार्क होता है वो कि ब्लैक जैसा होने लगता है। ब्लैक होता है, मैं निकालने पे पर्पल। हाँ पर्पल, तो वो उसका मतलब लिखना पर्पल है हमें है ना, डार्क वायलेट एसिड कलर का वैसे हो जाता है, पर्पल ही ठीक है ना। ठीक है, कहीं कहीं तो रेड भी बोल देते हैं उसको, लेकिन पर्पल, इसको लाल दवाई भी बोलते हैं, KMnO4 को लगाते भी हैं है ना, ये भी क्या होता है, ले लो तो रेड हो जाता हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत ही पावरफुल, तो इससे वायरस बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस भी इससे किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका काफ़ी यूज सब्जियों को वो करने में, इसमें बहुत हुआ कोरोना के समय में इसका यूज है। तो ये ऐसे ये क्या होता है पर्पल होता है, लेकिन अब इसमें देखो Mn क्या है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Mn+7 होता है D0, लेकिन फिर भी ये कलर्ड। ठीक है, ऐसे और पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर रीजन लिखेंगे है ना। फिर जैसे K2Cr2O7, इसका कलर क्या होता है ऑरेंज है ना। K2Cr2O7 मतलब जो भी Cr2O7 2 निगेटिव है, चाहे वो K के साथ लगाओ Na के साथ लगाओ किसी के साथ भी, सबका कलर क्या होगा ऑरेंज होगा। MnO4 निगेटिव, ये भी किसी के साथ भी लगा होगा सबका कलर यही होगा, क्योंकि इनका कलर है, ये K पॉजिटिव का कलर नहीं है ना, ये इनके खुद के कलर है। ठीक है, तो कोई भी अल्कली मेटल के साथ या किसी जैसे PbCr2O7 भी होगा तो भी उसका कलर यही होगा। ठीक है, फिर लेकिन वो हम लिख ये रहे हैं जो कॉमनली पूछते हैं ना, K2Cr O4। अब ये भी ध्यान रहे CrO4 का हमेशा क्या होता है येलो होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक, ये अभी कुछ समय पहले मेंस में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो, और उसमें आंसर ये दिया था PbCrO4 है ना। तो CrO4 जो होता है ना 2 नेगेटिव, ये क्या होता है कलर्ड येलो कलर का होता है, तो वो जरूरी नहीं ये दे, ये इसे भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है येलो होता है। ठीक है, फिर एक ये लिख लो CrO5, ये ब्लू होता है ना, दिस इज ब्लू। ठीक है, Cu2O, ये सब हम देखो कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में ये सब दिए हैं, कोई प्रैक्टिकल में दिए हुए हैं, कोई D&A ब्लॉक में दिए हुए हैं है ना, अलग अलग जगह पे दिए। ये कहाँ पे Cu2O, वो फेलिंग्स टेस्ट है ना, फेलिंग्स टेस्ट में ये बनता। ठीक है, तो वही पूछते हैं ये जो कहीं ना कहीं दिए है ना। इसका रेड जैसा ही होता है, इसका भी रेड वायलेट ऐसे होता है, रेड कलर। ठीक है, तो Cu2O, जबकि ये D10 है ना, Cu पॉजिटिव D10 होता है, देखो यहाँ हमने इसको कलरलेस बोला था CuCl। ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है कलर। तो ये कुछ एक ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमको याद रखना है कि ये D0 या D10 होते हुए भी क्या है कलर्ड है ना। ऐसे और भी होते हैं AgBr AgI है ना, ये भी सब ये क्या होते हैं येलो है ना, इनका कलर होता है येलो।
ठीक है, जबकि AgCl वाइट होता है ना, ठीक है। तो ये अब इनके जो रीजन है ना, तो देखो इसका ये रीजन भी मेंस में पूछा हुआ है ना, वाई KMnO4 इज कलर्ड, है ना, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें आंसर क्या आएगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखो इसका मेन आंसर क्या है, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से इनका हुआ क्या होता है कि इसमें ये O का इलेक्ट्रॉन इस Mn में आ जाता है, फिर वो dd ट्रांजिशन करने लगता है, इसके कारण क्या हो जाता है, ऐसे कलर्ड। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका जो पोलराइजिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो या आयोडीन और ये ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को इनको खींचने देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होने लगता है, कलर होने लगते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या उस एग्जाम में क्या दिया था, ऐसा दिया था L2M चार्ज ट्रांसफर, है ना। ये L मतलब लिगेंड, M मतलब मेटल। अब ये इस कारण से भी कई बच्चों का गलत हो गया। उन बच्चों ने कुछ देखो जो थोड़े ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, वो ऐसे में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये LM को वो शेल समझे, KLMN शेल होती ना, क्योंकि एक दो बच्चों ने ऐसे मतलब काफी अच्छे बच्चे मतलब हो गया उनका सिलेक्शन IIT में, मगर उन्होंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब छोड़ के आ गए, कि उनको लगा कि L2M मतलब वो है L शेल M शेल, उन्होंने सिंपल सा नहीं सोचा कि लीगेंड मेटल हो सकता है ना, कहाँ पहुंचे। तो देखो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, ज्यादा आना भी कई बार दिक्कत हो सक जाती है उससे, है, लेकिन अब वो गलत नहीं है, आना चाहिए, है ना। गलती उनकी थी कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, L2M नहीं लिखना चाहिए, उसको क्लियर कट लिखना चाहिए था उनको, है ना, डिफाइन करके लिखना था। लेकिन अब आ गया तो आ गया, कोई कुछ कर तो सकता नहीं उसमें। ठीक है, तो ऐसे L2M चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इनमें चार्ज ट्रांसफर होने से क्या हो जाता है, ये D0 की जगह भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, और इधर D10 होने के बाद भी वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो इनके होते हैं उनके कारण फिर क्या होने लगता है, कलर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, है ना। ये इधर AgBr AgI में पोलराइजिंग पावर भी लिख सकते हैं इसके, उसको, है ना, पोलराइजिंग पावर मतलब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उससे क्या हो जाते हैं, ये कोवेलेंट हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट, उसके कारण क्या होने लगता है, उनमें कलर आने, तो ये आयनिक थ्योरी नहीं लगती उसमें फिर। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, कलर आने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये, लेकिन मेन आंसर यही लिखे आएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस सब चीजों के लिए। तो ये हो जाते हैं हमारे कलर ऑफ कंपाउंड्स या कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस। ठीक है, वैसे एक जो कॉमन थ्योरी ये भी है कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरली सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड होते हैं वही कलर्ड होते हैं। इसलिए जो अल्कली मेटल के जितने भी कंपाउंड है वो ज्यादातर क्या है, कलरलेस है। यदि कलर्ड कब होते हैं, जब उसमें जैसे ये जो Cr2O7 2 निगेटिव, इसका कलर हो, खुद के कलर नहीं होते ना, इसीलिए अल्कली मेटल जैसे NaCl है, KCl है ना, ये सब कलरलेस, या तो वाइट होंगे या उनको कलरलेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो जनरली पेयर्ड होते हैं तो कलरलेस होते हैं, लेकिन अब ये डी में थोड़ा सा ये डी ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट ज्यादा बेटर है इसके लिए। फिर अब नेक्स्ट लिखो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। देखना बहुत सारी हमने जो रिएक्शंस करी हैं उनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट या कंपाउंड कैटलिस्ट है ना, बहुत सी रिएक्शंस। ठीक है, डायरी पूरे में पहले से होते होंगे सारे। नहीं लेकिन अब ये क्या है, जैसे मान लो 6b है तो T2G में 6 है तो वो EG में जा सकता है ना, इसलिए तो मैंने बोला कि यहाँ ये थ्योरी थोड़ी अलग है ना। ठीक है, कि अब वो जा सकता है तो उसके कारण कलर्ड भी हो सकता है, क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल है उसमें, है ना, तो इसलिए वो ऐसे डाई होते हुए भी हो सकता है। हाँ, डायमैग्नेटिक मतलब जो सब पेयर्ड हो बस वो, ठीक है ना, तो ऐसे। लेकिन ये नहीं कि सभी डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल है उनमें भी, है ना, क्योंकि T2G में 6 है मगर EG तो खाली है, तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं।
तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हाँ इसमें ऐसा लिखो, देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाई ट्रांजिशन मेटल एंड इट्स कंपाउंड आर गुड कैटलिस्ट, यही क्वेश्चन आएगा, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट होने के लिए क्या जरूरी है, कोई भी जो सॉलिड चीज होती है, जनरली सब सॉलिड से है ना, तो सॉलिड कैटलिस्ट होने के लिए जरूरी है, कैटलिस्ट के लिए सबसे जरूरी कि सरफेस एरिया ज्यादा हो उनका, है ना, सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट उसके ऊपर आके क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, है ना, कि क्या होते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पे, और फिर वहां पे रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर वापस प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो दो टर्म आई, एक एड्सॉर्प्शन आई, है ना, और एड्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो ये अच्छे कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या है, इनका एड्सॉर्प्शन पावर अच्छा है और इनका सरफेस एरिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ तो ऐसा लिखो कि दे है गुड एड्सॉर्प्शन, एडी लिखना है ना, ए बी नहीं, एड्सॉर्प्शन, गुड एड्सॉर्प्शन पावर है ना, एड्सॉर्प्शन पावर एंड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, एंड एक को लिख लो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला ही है ना, गुड एड्सॉर्प्शन पावर, ये सबसे जरूरी है किसी भी सॉलिड को कैटलिस्ट होने के लिए। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री करेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन होता क्या। ठीक है ना, तो इसके कारण, और इनमें ये सब कंडीशन होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लिख लो, देखो ये भी मैच द कॉलम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 4 उन्होंने कंपाउंड दिए हैं और वो प्रोसेस के नाम दिए थे कि उनको मैच करना था कि कौन सा कैटलिस्ट किस प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, जैसे हमें जो जनरली है एक हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने की होती है, N2 + H2 gives NH3, ये तो पहले क्लासेस में भी है। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट कौन सा होता है, जैसे सबसे कॉमन जो आंसर आएगा वो Fe आएगा या FeO, है ना, इन दोनों में से कोई आएगा। ठीक है, देखो दोनों ही ट्रांजिशन मेटल की हैं कंपाउंड, है ना, Fe या FeO। फिर हाइड्रोजनेशन, ये पढ़ा है सबने, हाइड्रोजनेशन, ये भी सबने पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन अल्काइन, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड वो बन जाता है। तो वेजिटेबल घी जो होता है ना, वो सेचुरेटेड फैट होता है। ठीक है ना, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, मतलब ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा होता है, ये प्रोसेस थी ना चेंज करने की। हाँ ये तो इसमें जनरली निकल यूज होता है ना, और इससे क्या हो जाता है, अल्केन बन जाता है, अल्कीन या अल्काइन से अल्केन बन जाता है। ठीक है, तो इससे जो ये ऑयल होते हैं, इनसे वेजिटेबल घी, देखो 2 घी टाइप के घी होते हैं, है ना, एक हमारा एनिमल घी, मतलब जो हम प्योर घी बोलते हैं, है ना, ये दूध से बनता है ना, ये एनिमल के उससे बना हुआ, और वेजिटेबल ऑयल मतलब ये ऑयल जो होते हैं हमारे, है ना, जो सब तेल होते हैं, इनसे बनाना, ये हाँ एना है कैटलिस्ट। तो देखो इसमें निकल, वैसे ये भी हो सकते हैं निकल PTPD, ये भी हो सकते हैं, लेकिन निकल यूज करा जाता है जनरली, तो इसकी वो एडल्ट्रेशन पकड़ने के लिए भी ये यूज होता है ना इसका। तो देखो निकल हो गया इसमें। फिर एक लिख लो कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, तो कांटेक्ट प्रोसेस में इसमें H2SO4 बनाया जाता है, कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाया, इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो V2O5, V2O5 इज कैटलिस्ट, है ना, इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, फिर एक लिख लो ओसवाल्ड प्रोसेस, कैटलिस्ट है, V2O5 कैटलिस्ट है, वो इसके बीच में एक प्रोसेस आती है SO2 से SO3 बनाना, है ना, उसमें यूज होता है V2O5। ठीक है,
फिर ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होती है? अब क्या इस साल ये पी ब्लॉक हटा दिया ना, इसलिए हमने अभी उसको पढ़ा नहीं है ना। ये HNO3 बनाने के लिए होती है, HNO3 बनने इसके लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें PT यूज होता है, PT और RH रोहोडियम, ये कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट। ये डायरेक्ट देखो पूछते हैं ये ना, ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट हो गया, लेकिन इस लेसन से तो ये पूछे ही जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके एप्लीकेशन में आता है। भले ही वो पी ब्लॉक नहीं है बोर्ड में, लेकिन इससे ये इनके ये पूछे जा सकते हैं। फिर एक होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा, इसके नाम से ये जल्दी याद हो जाता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये पॉलीथीन बनाने काम में आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना। लो डेंसिटी पॉलीथीन को तो आप लगभग बैन कर दिया है ना, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो इससे बनता है ना, इस कैटलिस्ट का यूज करके, ठीक है। ये होता है TiCl3 है ना, टाइटेनियम, या देखो कई बार TiCl4 भी दिया हो, तो दोनों में से जो दिया वो कर सकते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। इसके साथ साथ वैसे एल्यूमिनियम इथोऑक्साइड भी होता है साथ में, लेकिन हमारा ये डी ब्लॉक का तो यही वाला है ना, टाइटेनियम। देखो इससे याद, दोनों में से कोई भी आ जाएगा साथ में तो भी ये तो आएगा ही TI है ना, TI से पहचान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, तो इससे क्या बनता है? HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना, वो बनता है, ठीक। और एक डेकॉन्स प्रोसेस है ना, ये और लिख लो, डेकॉन्स प्रोसेस। इससे HCl से क्लोरीन बनाते है ना, इसके लिए यूज होती है, ठीक है, HCl से क्लोरीन बनाने के लिए, ठीक है। इसमें Cu2Cl2 ये कैटलिस्ट होता है, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी प्रोसेस है ना जिसमें कि ये यूज होते हैं, ठीक। तो ये कुछ कॉमन जो हमें पूछी जाती है, ये मैच द कॉलम में अच्छा क्वेश्चन है ना ये पूछने के लिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, स्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, इसमें ये क्या होता है, जैसे अब जैसे आयरन है ना, तो ये ऐसे इनकी एक 3D स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे उसमें Fe इसको बोलते हैं हम लेटाइस है ना, उनको क्या बोलते हैं? लेटाइस। ऐसे लाखों Fe होते हैं उसमें, ठीक है। तो इनके बीच बीच में क्या होता है, अब हम इसको स्फीयर मान लो है ना, हम जनरली एटम को क्या मानते हैं? स्फीयर। तो स्फीयर को आप कितना भी क्लोजली पैक्ड करोगे, जगह बची जाएगी बीच में है ना। स्फीयर को कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, स्क्वायर होता तो बिल्कुल पैक हो जाता है ना, लेकिन इनके बीच में जैसे 4 स्फीयर है, उनके बीच में आप कैसे भी उनको अटैच करोगे, बीच में जगह बचेगी ही बचेगी, ठीक है। तो इनके उस गैप को क्या बोलते हैं? ये जो गैप या वॉइड ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल है ना, ये बोलते हैं, इस वॉइड को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, वो बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, वो इनमें कई बार क्या होते हैं, ऐसे ट्रैप हो जाते हैं है ना, कि इनके अंदर क्या हो गए? ट्रैप हो गए, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटर, मतलब उन्होंने इनसे रिएक्ट नहीं करा है ना, बट सिर्फ उनकी उस जगह पर आके क्या हो गए? ट्रैप हो गए, ऐसे को बोलते हैं। या हम करवा भी सकते हैं है ना, हमारे पास तरीका है कि हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर ट्रैप करा दो, तो इनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉन स्टाइशियोमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, मतलब इनका वैलेंसी और उससे कोई रिलेशन नहीं। जैसे वैलेंसी और उसका क्या होता है? कैसा बनता है? FeO बनता है ना। नॉन स्टाइशियोमेट्रिक मतलब कुछ भी Fe1.6 हो ऐसा, या Fe2.3 या ऐसा, FeH5.6, मतलब हर 100 Fe के लिए 560 हाइड्रोजन है इसके अंदर, ऐसा ऐसे, मतलब नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, कुछ उनका वैलेंसी इससे कोई रिलेशन नहीं।
क्योंकि इसमें बॉन्ड बनी नहीं है ना, तो इनको बोलते हैं नॉन। हाँ, तो ऐसा लिख लो पहले, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मीन्स, है ना, क्या हुआ कि स्मॉलर एटम्स, हाँ ऐसा लिखो, स्मॉलर एटम्स like hydrogen, smaller atoms like hydrogen, boron, carbon, can be trapped into interstitial sites of metal lattice, interstitial sites of metal lattice, ना लेटाइस वर्ड यूज होता है इसके लिए, हमने सॉलिड स्टेट में करा भी था ये लेटाइस। हाँ, लेटाइस एनर्जी भी यूज करी थी, है ना, ठीक है, 1 मोल लेटाइस बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है या उनको ब्रेक करने में जो लगती है, ठीक है, तो मेटल लेटाइस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग 2-3 ऐसे पॉइंट लिखो, हाँ ऐसा लिखो, दे आर नॉन स्टाइशोमेट्रिक, दे आर नॉन स्टाइशोमेट्रिक, है ना। नॉन स्टाइशोमेट्रिक का मतलब समझ में क्या, कोई ऐसे रिएक्शंस और वो नहीं है ना, कि उसी टाइप का रहे, है ना, वैलेंसी और उनसे कोई रिलेशन नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, दे आर हार्डर देन मेटल, ये मेटल से भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, हार्डर देन मेटल, कुछ कुछ तो लगभग डायमंड जितने हार्ड हो जाते, है ना, इतने हार्ड हो जाते, क्योंकि ये गैप भर गई, इनकी जो गैप खाली थी वो भी भर गई, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन मेटल, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हायर, ठीक है, बट, है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी वही होती है, गुड कंडक्टर, ठीक है, बट ये क्या होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, ये बनने के बाद फिर अब ये रिएक्शन नहीं हो पाती फिर इनमें, ठीक है, दे आर केमिकली इनर्ट, हाँ, कि ये फिर कोई रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, ये कुछ इनकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब देखो ये यूज भी आता है, जैसे हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है इसका, कि हाइड्रोजन को इसमें ट्रैप करके, ये क्या है, सॉलिड है, तो इनको किसी भी चीज में रख के भेज सकते कहीं, और वापस से हाइड्रोजन निकाल ली वहां से, है ना, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज आता है। अदरवाइज हाइड्रोजन गैस है तो उसका ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए हम ये इसको ऐसे करा जा सकता है, ठीक है। कम मोमेंट में होगा ना। हाँ, अब वो कम, लेकिन एज बहुत छोटा होता है तो काफी होगी, मगर ये कोई वैसा नहीं है, सबसे बेटर तो वो पाइपलाइंस डाल के ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा इजी है उसको, है ना, मतलब इजी मतलब डिफिकल्ट है, मगर वो ज्यादा बेटर है ना, कि उससे ट्रांसपोर्ट करना, उसको हाई प्रेशर और उसको करके, है ना, या फिर उसको मोल्टन में कन्वर्ट करके करो, है ना। लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन को मेल्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट काम है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है ना, और बहुत ही कम उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल में फिर वो सब चीज़ें हो पाती है, हाई प्रेशर पे ही वो हो सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाइड्रोजन को फ्यूल में यूज़ करने में ये है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, वो जितना अच्छा होते जाएगा बस वो उतना ही क्या होते जाएगा, मतलब बेटर फिर ये होते जाएगा, ठीक है। आए समझ में आया, तो देखो ये हो गया, एक बस एक पॉइंट और लिख लो, डेंसिटी, ऐसे डेंसिटी लिख लो, पॉइंट क्या है इसमें? मतलब नहीं नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये हम ट्रांजिशन मेटल की कर रहे हैं, ये तो इनकी करा था डेंसिटी। तो डेंसिटी जनरली देखो इनकी क्या होती है, ऐसे इंक्रीज होती जाती है, हाँ ऐसा लिखो, डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, है ना, इनकी सीरीज में ये इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इनके साइज छोटे होते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो मास बाय वॉल्यूम का रेशो बढ़ जाएगा, इसलिए इनकी डेंसिटी एस ब्लॉक वालों से भी ज्यादा होती है। हाँ ऐसा लिखो, द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली मोर देन, मतलब या मोर देन एस ब्लॉक मेटल्स, है ना, उनसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके साइज छोटे होते हैं, है ना, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है,
more than S block elements. हाँ, S block metals, S block metals, मतलब वो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल. बिकॉज देखो रीजन क्या है कि इनमें क्या होते हैं, हाँ, बिकॉज इन ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन डी सबशेल, है ना, इसमें डी में आते हैं और शील्डिंग इफेक्ट डी का कम होता है. एंड द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, हाँ, in transition metal electrons comes in d subshell and shielding effect of d is less, है ना, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो इससे इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है ना. तो शील्डिंग इफेक्ट इज लेस, है ना, एंड Z इफेक्टिव इज मोर. हाँ देखो शील्ड, हाँ, कि इन ट्रांजिशन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन डी सबशेल एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस, है ना, कि उनका क्या होता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेस शील्डिंग इफेक्ट. सो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, साइज लेस हो जाएगा, साइज क्या होगा, लेस होगा. साइज लेस होने से वॉल्यूम कम होगा, है ना, तो मास बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो Z इफेक्टिव इज मोर, सो साइज लेस, है ना, और वॉल्यूम लेस, है ना, सो डेंसिटी इज मोर, है ना, इसलिए. तो देखो ये रीजन है, ये सब जो क्वेश्चन है ये दोनों के लिए है ना, बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और उधर भी, है ना, कॉम्पिटेटिव में. ठीक, इतना करते हैं ना.